हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ और थंबनेल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो है किस टॉपिक पर है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और उस टॉपिक का नाम है आंसर राइटिंग हम कैसे स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सिलेबस देख करके भी कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न, ये परेशानी दूर करने की मैं कोशिश करूँगी। अपना एक्सपीरियंस आपके सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट किया और मेरी अप्रोच क्या है। तो आई होप कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। सिलेबस को आप कैसे टॉपिक्स में, फिर सब टॉपिक्स में और फिर उसके बाद उस सब टॉपिक के डायमेंशन में कैसे डिवाइड करेंगे, प्लस आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप ये कैसे समझेंगे कि 3 मार्क और 5 मार्क के हिसाब से हमें कैसे आंसर राइट करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको आंसर देने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जो कोशिश है, ये जो मैंने आप सबको समझाने की कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, उसमें मैं ज़रूर कामयाब होंगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है यूनिट 1 और यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक हमें इसको कवर करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का अध्ययन करना है। उसमें हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, काल विभाजन करें कि किस किस काल के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख करके बताया कि आपको किस किस के बारे में यूनिट 1 में स्टडी करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल और फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, ये सब जो है, ये जो भी है एंशिएंट हिस्ट्री में हम सबको पता ही होगा। तो ये हमें स्टडी करना है और सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है कि हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पे फोकस करना है, इसको कवर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सिलेबस से ये चीज़ें हमने निकाल ली कि हमें सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, इन सब के बारे में स्टडी करना है। और स्टडी क्या करना है कि हमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जितनी भी जो भी वहाँ पे विशेषताएं होती थी उस काल में, उस काल के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है। तो मैं सिलेबस को यहाँ से हटा देती हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया, मैं सिलेबस को कवर करना आपको बताऊंगी कैसे कवर करेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट यूनिट को कवर किया। यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है कि सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्तोत्तर काल तक हमें कवर करना है। सिलेबस में हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या कवर करना है। फिर उसके बाद इन टॉपिक्स का मैंने सब टॉपिक उठाया कि हमें इसमें वैदिक काल को कवर करना है। ओके। तो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, आप जो भी कवर करना चाहें तो हमें वो पहले नोट आउट करना है कि हमें क्या कवर करना है। ओके। तो इन टॉपिक से मैंने सब टॉपिक निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं वैदिक काल के डायमेंशन आपको निकाल कर बताऊंगी कि आप इसमें से डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आयाम क्या होंगे आपके, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें डिसाइड करना कि हमें पढ़ना क्या है। ओके। किस चीज़ को लेकर के हमें पढ़ना है और किसको हमें आंसर राइटिंग करना है। ओके। तो इसके डायमेंशन मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस टॉपिक के डायमेंशन निकाले हैं कि मुझे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आर्यों का मूल स्थान जो यहाँ पे लिखा है, मुझे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ना है कि उनका उदय कहाँ से हुआ था। और वैदिक काल में हमें पता है कि हम आर्यों के बारे में स्टडी करते हैं कि वो उनका उदय कहाँ से हुआ, उनका मूल स्थान क्या था, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। ओके। तो यहाँ पे हमें आर्यों का मूल स्थान अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हम इसमें मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को, बाल गंगाधर तिलक के जो आर्किटिक होम
इन दी वेदास वाले सिद्धांत को उनकी बुक में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है वो लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड मैंने डायमेंशन निकाला वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम लिखते हैं तो वैदिक साहित्य में हम क्या लिखेंगे, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो मंत्र कितने हैं, ऋचाएँ कितने हैं, तो वो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तीसरा डायमेंशन है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम सबको पता है कि हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारे समाज में क्या है, समाज की मूल इकाई परिवार है, हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारा खान पान क्या है, विवाह के क्या रीति रिवाज हैं, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, वो जाति प्रथा है, वो किस तरह की, तो समाज में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो सामाजिक स्थिति में भी हम इसी तरह के डायमेंशन निकालेंगे कि इसमें हम परिवार के बारे में लिखेंगे, हम वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम अगला डायमेंशन देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति में हम यही देखेंगे कि देवताओं की क्या श्रेणी थी, क्या वहाँ पे जो मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति में हम वही पढ़ते हैं कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे क्या हुआ करते थे, क्या आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी वहाँ हुआ करता था, ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। राजनीतिक स्थिति में हम यही देखेंगे कि राजा का पद कैसा था, वंशानुगत था या निर्वाचन होता था, और राज्य का जो विस्तार था किस आधार पे होता था, मंत्री परिषद थी, सैन्य शक्ति किस तरह की हुआ करती थी। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ओके, तो डायमेंशन निकालने के बाद हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो डायमेंशन हमने निकाली है उसमें हमें लिखना क्या है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया कि आप कैसे सिलेबस को आप टॉपिक में डिवाइड करेंगे, टॉपिक से आप सब टॉपिक निकालेंगे, सब टॉपिक के बाद आप उसके डायमेंशन जो है आप उसको डिवाइड करेंगे कि इस डायमेंशन में मुझे ये टॉपिक कवर करना है। ओके, अब मैं आपको किसी एक डायमेंशन को ले करके उसमें आंसर राइटिंग करके बताऊँगी कि आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2019 की मेंस जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसकी फ़ाइनल आंसर शीट आपके सामने यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें कितना लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स में लिखना है और ये 6 अंक क्योंकि 2019 का है। 2020 के लिए हमें यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे 50 वर्ड लिखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 11 से 12 लाइन में हमको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। तो इसी हिसाब से मैं आपको आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगी कि आप 5 मार्क के लिए इतना कैसे आप लिख सकते। तो दोस्तों, ये फाइनल आंसर है जो मैंने लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मार्क का आंसर है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको 5 मार्क का आंसर 50 वर्ड में कवर करना है, 11 से 12 लाइन आपको लिखनी है। और यहाँ पे बिल्कुल मैंने 11 से 12 लाइन ही लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ा, उसमें हमें 2 पार्ट कवर करने होते हैं। और इतना सारा अगर हम एक ही क्वेश्चन में इतना सारा आंसर, इतना बड़ा आंसर लिख देंगे तो बाकी क्वेश्चन हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। इसलिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ 12 लाइन ही लिखे हैं, 50 वर्ड ही लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है अपने आंसर को। आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखें आंसर का और कोशिश करें कि आप एकदम साफ क्लीन आंसर लिखें। ज़्यादा आप उसमें डायग्राम ऐड ना करें बिना वजह, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऐड करें। आप इस तरह की सिंपल तरीके से आंसर लिखें क्योंकि डायग्राम्स वगैरह हम अगर ऐड करते हैं तो उसमें टाइम भी जाता है। तो सिंपल आंसर लिखने की कोशिश करें पर क्लियर लिखें, साफ साफ समझ में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये आंसर लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप 3 मार्कर के लिए कैसे आप कवर करेंगे। तो 3 मार्कर में जैसा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो हमें पता है कि सिर्फ एक शब्द दे दिया जाता है उसमें, जैसे कि वर्ण व्यवस्था या वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। अब उसको हमें 3 मार्कर में लिखना है तो हमें इस तरह से लिखना है जैसे वर्ण व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन आया है। तो 3 मार्क के लिए हम ईजिली एक आंसर पूरा हम लिख सकते हैं कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है और वर्ण व्यवस्था उस काल में कैसी थी, कर्म आधारित थी, और विभाजन क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरह से हम 3 मार्क में ईजिली ये आंसर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप 3 मार्क के आंसर भी यहाँ से कवर कर रहे हैं, 5 मार्क जो 5 मार्क हैं उसके आंसर भी आप यहाँ से कवर कर रहे हैं। और आप चाहें तो आप आंसर राइटिंग कर करके आप एक फेयर कॉपी में आंसर राइटिंग करके इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपके नोट्स प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। और इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया था, आप भी इसी तरह से स्टार्ट करें अगर आपने नहीं किया है। और मुझे पता है कि 60% लोग ऐसे हैं जो MPPSC की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट आंसर राइटिंग नहीं करते। उनको डर लगता है आंसर लिखते हुए कि हम कैसा लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में आप इतना अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप शुरुआत से ही इतना अच्छा आंसर हमें लिखते नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे ही होगा। आप डेली 1 से 2 आंसर लिखें तो आप ज़रूर आंसर राइटिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो, आंसर राइटिंग को कैसे स्टार्ट करें, 5 मार्क और 3 मार्क के आंसर कैसे कवर करें। इससे लेकर के आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डिमांड्स हो, आप कमेंट पर ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी डिमांड्स पूरी करने की, आपको हेल्प करने की। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।